हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में मनी एंड थ्योरीज ऑफ मनी, जिसमें हमने देखा था उसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग के बाद में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। दो डेफिनेशन के बारे में बात करी थी हमने, प्रोफेसर वॉकर के द्वारा दी हुई और DS रॉबर्टसन के द्वारा दी हुई। डेफिनेशन के बाद में हमने मनी के कुछ फंक्शंस देखे थे, सेकेंडरी एंड सब्सिडरी फंक्शंस। उसके बाद में फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मनी देखा था। हमको रोल सिग्निफिकेंस अभी पढ़ना है, ठीक है। यही मैंने थोड़ा सा रोका हुआ इसको मैंने, क्योंकि मैं इसको इन्फ्लेशन पढ़ाने के बाद में पढ़ाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में हमने ग्रिशम लॉ देखा था, जो कि बताता है बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। देन आफ्टर उसके रीज़न देखे थे डिसअपियर होने के गुड मनी के। ये क्या हो रहा है, हाँ, एप्लीकेशन देखे थे हमने ग्रिशम लॉ के अलग अलग कंडीशन में। उसके बाद में हमने RBI क्लासिफिकेशन देखा था मनी का। RBI क्लासिफिकेशन के बाद में हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देखा था, क्या होता है ये हमें देखना है शायद, ठीक है। तो चलिए आज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करेंगे हम, ठीक है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है मनी की, जिससे कि हम मनी की वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि ये सब मनी की वैल्यू को पता क्या होगी, मनी की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मनी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो उसको पता करने की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। क्या बोलती है क्वांटिटी थ्योरी? क्वांटिटी थ्योरी सिंपल सी बात बोलती है कि क्वांटिटी ऑफ मनी और जनरल प्राइस लेवल के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस लेवल जो होता है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बढ़ेगी तो जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात बोलता है। दूसरा एक और चीज़ वो बोलता है कि इन्वर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में। सिंपल सी बात है, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है तो मनी की वैल्यू कम होगी। मनी की क्वांटिटी के बढ़ने से उसका प्राइस लेवल बढ़ता है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में मनी ज़्यादा है, लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है, खरीदने के लिए कम चीज़ें हैं, तो उन कम चीज़ों के प्राइस भी बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बोलता है कि उन कम चीज़ों के प्राइस तो बढ़ेंगे पर उससे मनी की वैल्यू डाउन होगी। पहले हम 100 रुपये में जितनी चीज़ें खरीद सकते थे, अब 100 रुपये में उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, अब कम चीज़ें खरीद पाएंगे हम, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, प्राइस बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसने ऐसा बोला है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा लेकिन मनी की वैल्यू कम होगी। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यही ग्रिशम लॉ को प्रूव करने के लिए दो अप्रोचेस आई है। पहली अप्रोच थी ट्रांजैक्शन अप्रोच और उसको हम फिशर इक्वेशन भी बोलते हैं। दूसरी अप्रोच है कैश बैलेंस अप्रोच या उसको हम कैम्ब्रिज इक्वेशन भी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ट्रांजैक्शन अप्रोच क्या होती है और ये कैश बैलेंस अप्रोच या कैम्ब्रिज अप्रोच क्या होती है, क्योंकि आपको ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आपको ट्रांजैक्शन अप्रोच के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए या फिशर इक्वेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर कैश बैलेंस अप्रोच क्या होती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, या फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की कैम्ब्रिज अप्रोच क्या होती है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम बात करते हैं फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, ठीक है। तो फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक सिंपल सी बात बोलती है कि जो प्राइस लेवल होता है वो मनी की क्वांटिटी से वेरी करता है, ठीक है। किससे वेरी करता है? मनी की क्वांटिटी से। मतलब कि यही बात हमने तो भी पहले हमने डिस्कस करी थी, वही बात ये भी बोल रहा है कि जो जनरल प्राइस लेवल होगा, लेवल ऑफ प्राइस, वो किससे वेरी करेगा? मनी की क्वांटिटी से। अगर मनी की क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ेगा, मनी की क्वांटिटी कम होती है तो प्राइस भी
कम होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली लोग किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा पे करना पसंद करेंगे। अगर उसी के उल्टा उनके पास में पैसा कम है तो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कम पैसा पे करना पसंद करेंगे। ठीक है, हमने ये डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था कि जैसे जैसे मनी बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, उन चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाती है। इनकम इफेक्ट ऑफ मनी को याद करिए। ठीक है, अब इसमें उसने लेकिन फिशर ने एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या है? वेलोसिटी जो होती है मनी के सर्कुलेशन की, वॉल्यूम जो ट्रेड का होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम और वेलोसिटी मतलब, देखो वेलोसिटी मतलब तो ये हुआ कि मान लो कि मनी है, मान लो 100 रुपये का नोट है, वो पहले ए पर्सन था, उसके पास था, उसने बी से कुछ लिया। कलर चेंज कर ले तो आपको शायद तक दिखेगा नहीं है, कलर कहाँ से चेंज होता है ये। ठीक है, मान लो एक पर्सन था ए, उसने बी से कुछ परचेज करा, उसको बी को 100 रुपीज़ दे दी उसने। बी ने सी से कुछ परचेज करा और सी को 100 रुपीज़ दे दिए। सी ने डी से कुछ परचेज करा, उसको 100 रुपीज़ दे दिए। डी ने वापस से ए से कुछ लिया, उसको 100 रुपीज़ दे दी। तो यहाँ पर एक ही 100 का नोट था, पर उसका ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। एक ही 100 के नोट का ट्रांजेक्शन 4 बार हुआ, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो 400 रुपीज़ की शॉपिंग हो गई एक ही 100 के नोट से। ठीक है, अब ये तो एक सर्कुलेशन पूरा करा, एक जो सर्कुलेशन ए बी सी डी पूरा हुआ है, इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। अगर यही वापस से रिपीट होता है तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया। तो वेलोसिटी यही होती है कि एक विद इन टाइम पीरियड में मनी कितनी बार सर्कुलेट कर लेती है। अगर ये सर्कुलेशन फास्ट होगा तो कम मनी, कम अकाउंट क्वांटिटी ऑफ मनी में भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। अगर ये सर्कुलेशन स्लो होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी होते हुए भी कम ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है, तो इसलिए उसने फिशर ने फोकस करा है वेलोसिटी पे मनी की। दूसरा वॉल्यूम पे। क्या होता है कि हमारे पास में पैसा ज़्यादा आ गया तो हम क्या सोचेंगे कि चलो थोड़ा ज़्यादा सामान ले लो। ठीक है, थोड़ा हम ज़्यादा सामान परचेज करने की हमारी एक मेंटलिटी बन जाएगी। तो वो जो ज़्यादा जो वॉल्यूम परचेस हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या हो गया वापस से, 2 मिनट। अगर जो वॉल्यूम और वेलोसिटी दोनों अगर कांस्टेंट होंगी तो क्वांटिटी ऑफ मनी अफेक्ट करेगी किसको? जनरल प्राइस लेवल को। प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो किससे वेरी करता है? वो क्वांटिटी ऑफ मनी से वेरी करता है। कंडीशन क्या दी है इसमें कि जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है वो और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दोनों चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर वो दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, अब जो डिमांड ऑफ मनी होती है, मनी की डिमांड, दूसरी चीज़ फिशर ने ये बोले कि जो डिमांड ऑफ मनी होती है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव से होना चाहिए। ठीक है, सेव करने के मोटिव से या किसी और मोटिव से नहीं होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव से। इसीलिए बोला गया है कि प्राइस लेवल जो भी किसी भी चीज़ का अगर डिटरमाइन करना है तो कैसे डिटरमाइन होगा? जब मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई दोनों की दोनों कांस्टेंट होगी। ठीक है, डिमांड कौन करता है? मनी की जनरल पब्लिक। पर सप्लाई कौन करेगा? इसका जवाब फिशर शायद नहीं दे पाए थे, तो इसके लिए फिर आई कैम्ब्रिज अप्रोच। तो चलिए हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज अप्रोच क्या बोलती है। ठीक है, इसके पहले 2 चीज़ें और हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिशर की इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, और वो मेनली डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, डिमांड ऑफ मनी पे और सप्लाई ऑफ मनी पे, जो कि हमने पीछे बात करी। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी में 2 चीज़ें आ गई। मनी की क्वांटिटी क्या होगी, दूसरा वेलोसिटी क्या होगी, मनी की वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या होगा, वो हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप रीड कर लेना। डिमांड ऑफ मनी की बात करें अगर हम,
तो इसमें उसने दो चीज़ें बताई है, ट्रेड ट्रांजेक्शन और प्राइस लेवल। ठीक है, क्या बोला है कि ट्रेड का ट्रांजेक्शन जो भी गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में होता है वो सारा ट्रांजेक्शन आएगा, और जनरल प्राइस लेवल आएगा, वो डिटरमाइन करेगा उसकी डिमांड। ठीक है, अब सप्लाई को लेकर फिर कैम्ब्रिज इक्वेशन ने कुछ नई चीज़ बोली, तो हम देखते हैं उसको क्या बोला। सबसे पहले हम ये समझते हैं कैम्ब्रिज इक्वेशन एक नाम कहाँ से पड़ा। इसको कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं। तो देखो, कैम्ब्रिज के कुछ इकोनॉमिस्ट हुए जो कि आप बार बार इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे इनके बारे में, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और कीन्स। इन सभी ने मिलकर इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट करा। ये फिशर इक्वेशन की अल्टरनेटिव है। ये अब एक सिंपल सी बात बोलती है कि मनी जो होता है वो मेनली बहुत सारी इकोनॉमिक चीज़ों में से एक होती है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो प्राइमरीली किससे डिटरमाइन होती है, वो होती है कि उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या कंडीशन और उसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, उन चीज़ों से वो डिटरमाइन होती है। ठीक है, जबकि अगर बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई की कैसे डिटरमाइन होती है, सप्लाई की डिटरमाइन होती है बैंकिंग सिस्टम से। अगर बैंक चाहेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ा देगा, अगर बैंक चाहेगा तो उसकी सप्लाई को कम कर देगा। कैसे, आपने सुना होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जिसमें वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात करता है। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, अगर वो रेपो रेट बढ़ा देता है, रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई अदर बैंक्स को पैसा लैंड करता है, देता है। ठीक है, अगर वो रेट आरबीआई बढ़ा देगा तो बैंक के कम पैसा लेगी आरबीआई से, और अगर बैंक के आरबीआई से कम पैसा लेगी तो कॉमन पीपल्स को कम पैसा दे पाएगी। तो उससे क्या होगा कि आरबीआई ने एक तरह से सप्लाई ऑफ मनी पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। वहीं पर अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देगी तो बैंकों को ज़्यादा पैसा लैंड कर पाएगी, बैंक के कॉमन लोगों को ज़्यादा पैसा लैंड करेगी। तो इससे क्या होगा, सप्लाई आरबीआई की मनी की सप्लाई जो है उस कंट्री में बढ़ जाएगी। तो सप्लाई अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है, सप्लाई डिसाइड करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसीलिए उन्होंने जो वेलोसिटी ऑफ मनी का कंसेप्ट था उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी को कंट्रोल करना, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना पूरी तरह से रिजर्व बैंक के हाथ में है। ठीक है, वहीं पर फिशर इक्वेशन में हम क्या देखते थे कि सप्लाई ऑफ मनी कहाँ से डिटरमाइन होगी, मनी की वेलोसिटी से, जबकि यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये रिजर्व बैंक से या बैंकिंग सिस्टम से डिटरमाइन होती है। तो ये थी हमारी कैम्ब्रिज इक्वेशन। ऑलमोस्ट कैम्ब्रिज इक्वेशन और फिशर इक्वेशन सेम है। ठीक है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ मनी का कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर दे दिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप इन क्वेश्चन को देखिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इनके ऊपर एटलीस्ट एक पेज का राइटअप आप प्रिपेयर करिए, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए